नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अनअकैडमी पर आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं। मैं विगत 4-5 वर्षों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन करता रहा हूं और साथ ही में ज्योग्राफी से जेआरएफ हूं। 2 बार यूपीएससी मेंस लिखने का अनुभव और साथ ही में थोड़ी सी साहित्यिक अभिरुचि रखता हूं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स, इनके साथ मैं आगे डील कर रहा हूँगा। अनअकैडमी में आप या अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे दक्ष या एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का अनुभव प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी पर कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के साथ लगभग 15,000 से भी अधिक कोर्सेज अवेलेबल हैं या रन कर रहे हैं, रनिंग फेज में हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला प्लस, दूसरा आइकनिक, वो भी जीएस के लिए। प्लस के 1 मंथ की फीस जीएस की 9,000 रुपीज़ है, जबकि 12 मंथ की फीस 49,500 रुपीज़ है। यदि आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। वहीं 12 मंथ के लिए आइकनिक का फीस यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए 69,500 रुपये है, जबकि 36 महीने के लिए 1,41,000 रुपये है। और यहाँ यदि आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। वहीं यूपीएससी सीएससी जीएस की तरह यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ऑप्शनल के लिए 1 मंथ की फीस 5,000, जबकि 12 मंथ की 27,500 रुपीज़ है। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% को डिस्काउंट मिलता है। एज यूजुअल अनअकैडमी कम्बैट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता रहा है और अगले 7 फरवरी को सुबह 11 बजे इस तरह का एक कॉन्टेस्ट होगा, कम्बैट कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट जो होगा वो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 6 सेक्शंस होंगे। और इनमें यदि आप इस टास्क से जूझकर पहली से तीसरी के बीच में कोई रैंक होल्ड करते हैं तो आपको महीने का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। वहीं यदि चौथे से 150वीं के बीच में कोई रैंक लाने में आप सफल रहते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलता है। आइकनिक, जो कि अनअकैडमी के एक विशिष्ट कोर्स के रूप में स्थापित है या जाना जा सकता है, जहाँ पर प्रत्येक लर्नर को, हर इंडिविजुअल लर्नर को एक कोच मिलता है जो उसके स्ट्रेटजी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर या के पॉइंट से उसे मदद करता है और साथ ही में उसके आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन पर भी कार्य करता है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर 2 तरह के प्लस और आइकनिक दोनों के साथ कॉम्बो प्रोग्राम या दोनों के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पर अगर प्लस ऑप्शनल के साथ आइकनिक जीएस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 12 महीने की फीस 88,705 रुपये है, जबकि 24 महीने की फीस 1,31,000 है। और इस दशा में भी अगर आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आज हम लोग इस सेक्शन में महासागरीय जलधाराओं को डिस्कस कर रहे होंगे, महासागरीय जलधाराएं देखेंगे। ये रही थी हमारी अब तक की ड्यूटीज़ की बात जो हम लोगों ने पूरी की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे महासागरीय जलधाराएं या ओशियानिक करेंट्स। महासागरीय जलधाराएं या ओशियानिक करेंट्स ओशियानिक करेंट्स। इस ओशियानिक करंट के चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे वो देख लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं के इस सेक्शन में हम लोग सबसे पहले परिचय की बात करेंगे, यानी कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं, इनके उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, इनका सामान्य प्रतिरूप
या वितरण क्या है? वितरण को हम लोग सामान्य प्रतिरूप को वितरण के साथ देखने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से लिंक करके। जब क्षेत्रीय वितरण पढ़ेंगे, महासागरीय जलधाराओं का वितरण, जैसे कि अटलांटिक महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा या हिंद महासागर की जलधारा, जब पढ़ रहे होंगे तो उसी के क्रम में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि महासागरों के पृष्ठ पर महासागरीय जलधाराओं का प्रतिरूप या पैटर्न क्या है, अपवाह का पैटर्न क्या है या अपवाह का स्वरूप क्या है, इसकी बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। तो महासागरीय जलधाराओं को जानने के पहले मैं आपको बता दूं, महासागर के पृष्ठ पर, महासागरीय पृष्ठ पर, महासागर के पृष्ठ पर, महासागरीय पृष्ठ पर विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव से या कुछ कारकों से या एक कारक के प्रभाव से जब महासागर के पृष्ठ का जल क्षैतिज रूप से संचलित होने लगता है, पृष्ठ का जल क्षैतिज रूप से अपवाहित होने लगता है या क्षैतिज रूप से संचरण करने लगता है, तो इसी क्षैतिज संचरण को महासागरीय महासागरीय जल के जल के पृष्ठ पृष्ठ पर क्षैतिज क्षैतिज संचलन को जलधारा कहते हैं। जल धारा कहते हैं। जलधारा कहते हैं। तो जलधारा से तात्पर्य है कि महासागर के पृष्ठ पे यदि जल का क्षैतिज संचलन होने लगे, खास करके पृष्ठ पे, नित्तल पे नहीं, क्षैतिज संचलन होने लगे तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। आगे लिखा भी होगा, महासागरीय जलधारा से तात्पर्य महासागरों के पृष्ठ के जल के विशाल राशि का क्षैतिज दिशा में प्रवाह से है, जो प्रवणता बल के समानांतर संचलन करते हैं। इस तरह के समानांतर संचलन में जब जलधारा की उत्पत्ति केवल एक कारक के प्रभाव में होती है तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं या ड्रिफ्ट की संज्ञा दी जाती है। वहीं जब एक से अधिक कारक पृष्ठ के जल के संचलन के लिए उत्तरदायी हो जाएं तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो इसे महासागरीय, तो ऐसी दशा में जलधारा की उत्पत्ति होती है। वहीं दो से अधिक जलधाराओं के मिलने से दो से अधिक जलधाराओं के मिलने से स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एक कारक, किसी एक कारक के प्रभाव में यदि जलधारा की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कि तापमान में वृद्धि या तापमान की अधिकता से जल के घुलनशीलता में वृद्धि होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो, या ये कह सकते हैं कि तापमान के वृद्धि से जल का भार या डेंसिटी कम होगी, और कम होने पर अगर हम बाकी के फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर दें, कम होगी तो जल स्तर में वृद्धि होगी, और जल स्तर में वृद्धि से यदि जलधारा की उत्पत्ति हो रही है तो ऐसे जलधारा की उत्पत्ति का संबंध ड्रिफ्ट से होगा। यानी कि एक कारक, केवल केवल एक कारक के प्रभाव में एक कारक के प्रभाव में यदि जलधारा की उत्पत्ति होती है तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। यदि एक से अधिक अधिक कारक उत्तरदायी हैं तो उसे करंट कहते हैं उसे करंट कहते हैं। वहीं जब एक से अधिक, यानी कि जलधाराएं, जब दो शाखाएं या दो जल धाराएं धाराएं आपस में मिलकर आगे बढ़ें, आपस में मिलकर मिलकर एक साथ आगे बढ़ें तो उन्हें स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम कहते हैं।
महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो कि दिशा को कोरियालिस होगा, कोरिपालिस नहीं होगा, कोरियालिस बल इनकी दिशा को प्रभावित करने वाला कारक भी होगा। सो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर दोनों जगह कहीं कहीं पढ़ेंगे तो। गुरुत्व बल या कोरियालिस बल, गुरुत्व बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में यह कम होता है, और जहां पर यह कम होगा वहां पर जलधाराओं को या महासागरीय जल के वो विक्षेपण के लिए विक्षेपण का कार्य करेगा। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के संबंध में विषुवत रेखीय जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, जबकि और अधिक होने के कारण ध्रुवों के क्षेत्र पर दाब अधिक होगा और विषुवत रेखीय क्षेत्र में कम, जिससे विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि होगी और ध्रुवीय क्षेत्रों पे कम। इसी कारण अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर जल का संचलन होता है और विषुवत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल के प्रभाव से जल राशि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है, विस्थापित हो जाएगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह अपने बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। यानी कि यह विक्षेपक बल के रूप में भी कार्य करते हैं। जलधाराओं की उत्पत्ति के साथ साथ उनके दिशा को प्रभावित करने का भी कार्य करते हैं। वहीं दूसरा कारक जो होगा वो तापमान या टेम्परेचर होगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण सूर्यातप की प्राप्ति सर्वाधिक होगी। निसंदेह जल का तापमान बढ़ जाएगा। चूंकि जल के तापमान और डेंसिटी के बीच में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, इसलिए घनत्व में कमी के कारण जल स्तर में वृद्धि होगी। वृद्धि के कारण विषुवत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति होगी उत्पत्ति होगी वहीं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमगलन से फ्रेश वाटर यानी कि बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। यहाँ पे जिससे जल की आपूर्ति से जल स्तर में वृद्धि होगी, और जल स्तर में वृद्धि से अधिक जल स्तर से कम जल स्तर में वृद्धि से अधिक जल स्तर से जल स्तर से कम जल स्तर की ओर कम जल स्तर की ओर जल स्तर की ओर महासागरीय जल का संचलन होगा। और यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमगलन के या हिम के पिघलने के बर्फ के पिघलने से जल स्तर में जब वृद्धि होती है तो उच्च अक्षांश या से निम्न अक्षांश या मध्य अक्षांशों की ओर जल का क्षैतिज प्रवाह हो जाता है और ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। साथ ही में इसके अलावा लवणता में भिन्नता लवणता में भिन्नता एक अन्य कारक होगा लवणता में भिन्नता एक अन्य कारक होगा। महासागरीय लवणता जल के घनत्व को नियंत्रित करती है। यदि लवणता में वृद्धि होगी यानी कि जल में घुले हुए तत्वों में वृद्धि या खनिज लवणों में वृद्धि होगी तो जल के घनत्व में वृद्धि होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि महासागरीय लवणता का जल के घनत्व से सीधा संबंध होता है। यानी कि महासागरीय जल के लवणता में वृद्धि से घनत्व में वृद्धि होगी, और जब घनत्व में वृद्धि होगी तो जल भारी होगा, और भारी होगा तो जल स्तर में कमी आएगी, और जल स्तर में कमी आने के कारण अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी। धाराओं की दिशा के लंबवत रूप से पाए जाते हैं। जो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो धाराएं तट से समानांतर टकरा करके चलने लगती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका का अटलांटिक विषुवत रेखी, ब्राजील तट। देखिए ये जो कंटेंट है ये गलत जगह टाइप हो गया है। यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है तट की आकृति या ढाल तट का स्वरूप होगा। यहाँ एक हेडिंग होगा 5 नंबर पे, यहाँ हेडिंग होना चाहिए था तट का स्वरूप तट का स्वरूप तट का स्वरूप क्या करता है? जलधाराओं की उत्पत्ति या दिशा को निर्धारित करता है।
जब जलधाराएं या कोई जलराशि किसी तट से टकराती है, देखेंगे सबसे अधिक इस तरीके से, यहाँ तट से जब दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा ब्राजील के तट से टकराती है तो टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ब्राजीलियन जलधारा की उत्पत्ति होती है। यानी कि तट का स्वरूप भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में भूमिका निभाते हैं। अवरोधक उत्पन्न होते हैं और धाराएं तट के समानांतर चलने लगती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील धारा की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया हुआ है। चलिए आकृति चलिए आकृति तलीय आकृति की यदि हम बात करें तो महासागरों के नित्तल की या विभिन्नताओं या विभिन्न नित्तल की विभिन्नताएं जलधारा के मार्ग को प्रभावित करती हैं। नित्तल की विविधताएं, या नहीं होगा काट देंगे, विविधताएं प्रभावित करती हैं। जब इन जलधाराओं के मार्ग में अंतः सागरीय कटक आ जाते हैं तो जलधाराएं अपनी दिशा से विक्षेपित होकर के मुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम विबिल टॉमसन कटक यानी कि जो स्कॉटलैंड के पास है को पार करके अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के समीप इस कटक को पार करके क्या करती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। वही मौसमी परिवर्तन, कई स्थानों पर मौसमों में बदलाव का प्रभाव सागरी जलधाराओं पर भी पड़ता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंद महासागर की यहाँ होगा हिंद महासागर। जब हम लोग देख रहे होंगे महासागरों पर जलधाराओं का वितरण तो उस समय इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो है संक्षेप में बात कर लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं मानसूनी पवनों के प्रभाव से दिशा परिवर्तन के कारण मानसूनी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। जब शीत ऋतु के समय उत्तर पूर्व मानसून जलधारा, जबकि ग्रीष्म ऋतु के समय दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा की उत्पत्ति उत्तरी हिंद महासागर में होती है। उस संदर्भ में मौसमी परिवर्तन का उदाहरण देखा जा सकता है, जिससे जल स्तर में कमी आती है और अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर क्षैतिज संचलन के कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। पवने जलधाराओं की उत्पत्ति या सनातनी पवनों उत्पत्ति में सनातनी पवनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब सागरीय जल के ऊपर घर्षण करके ये चलती हैं तो जल को अपनी दिशा की ओर बहा ले जाती हैं। मान लीजिए कोई पवन महासागरीय जल के पृष्ठ के ऊपर संचलन कर रही है, महासागरीय पृष्ठ के ऊपर संचलन कर रही है, तो जिस दिशा में ये बह रही होगी महासागरीय के पृष्ठीय जल को उसी दिशा में बहा ले जाएगी, उस दिशा की ओर बहा ले जाएगी। यानी कि महासागरीय जलधाराएं पवनों की दिशा को कई बार फॉलो करती हैं, पवनों की दिशा का अनुसरण करती हैं। महासागरीय जलधाराएं पवनों की दिशा का अनुसरण करती हैं। अब यदि हम जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो सबसे पहले, जैसा कि हमने उत्पत्ति के कारकों में भी पढ़ा था, प्रचलित पवने, तो बिल्कुल प्रचलित पवने जलधाराओं की दिशा के निर्धारण में कार्य करती हैं। जैसे खास करके सनातनी हवाएं, ये अपनी दिशा में जलधारा को प्रवाहित कर देती हैं और महासागरीय जलधाराएं इन्हीं पवनों की दिशा का अनुसरण करके आगे बढ़ती हैं। हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पे परितः पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इस गति के परिणाम स्वरूप जल अपने मूल स्थान से विस्थापित होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जलधाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तट के आकार एवं दिशा की यदि बात करें तो तट की दिशा और आकार महासागरीय जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब महाद्वीपीय भाग पर सागरीय जल ने पहले भी देखा था, यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में यहाँ जल टकरा करके तट के दिशा के अनुसार पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर अपवाहित होता है, दक्षिण पूर्व की ओर अपवाहित होता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जलधारा की उत्पत्ति होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की उत्पत्ति होती है तट के स्वरूप के कारण। अब आगे हम बात करेंगे जलधाराओं के वितरण की। जलधाराओं के वितरण की बात कर रहे होंगे। जलधाराओं के वितरण की बात कर रहे होंगे। विषुवत रेखा, शांत महासागरीय जलधाराओं की जब हम बात करेंगे तो विषुवत रेखा के दक्षिण में घूर्णन बल और तापमान के सम्मिलित प्रभाव से जलधारा का संचरण होता है। महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर अपवाहित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे जल के संचरण को साउथ इक्वेटोरियल करेंट, दक्षिणी दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा, विषुवत रेखीय जलधारा जलधारा कहते हैं। ये गर्म जलधारा होती है क्योंकि तापमान अधिक होता है। जब ये जलधारा पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है तो तट के ढाल का अनुसरण करके पूर्व की ओर अपवाहित होती है, दक्षिण और पूर्व की ओर अपवाहित होती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा भी कहते हैं। जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं यहाँ नीचे पछुआ पवनों के प्रभाव में एक जलधारा अपवाहित होती है जिसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्धों पे हिमगलन के कारण उत्पन्न होती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट पछुआ पछुआ पवन प्रवाह पछुआ पवनों के प्रभाव में, इसलिए इसे ड्रिफ्ट कहते हैं क्योंकि केवल एक कारक के प्रभाव में, यानी कि पछुआ पवनों के प्रभाव में ये उत्पन्न होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो कि गर्म जलधारा होती है, आगे चल करके पछुआ पवन प्रवाह से ही मिल जाती है और इसका स्वरूप या स्वभाव जो होता है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि पछुआ पवन प्रवाह एक ठंडी जलधारा है और ये एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। ये उष्ण जलधारा होगी या गर्म जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। जब ये चिली के तट से टकराती है तो ढाल के स्वरूप का अनुसरण करके पेरू के पास तक अपवाहित होती है। इसे पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा जलधारा या पेरुवियन करंट, पेरुवियन जलधारा जलधारा कहते हैं। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा या पेरू के जलधारा के नाम से ये ठंडी होती है, कोल्ड करंट होती है। वहीं उत्तरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के समानांतर परंतु उत्तरी गोलार्ध में जलधारा का संचलन हो रहा होता है, जो फिलीपींस के समीप द्वीपों से पपुआ न्यू गिनी और फिलीपींस से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसे इस जलधारा को क्यूरोसियो 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 जलधारा के नाम से जाना जाता है। जलधारा के नाम से जाना जाता है, के नाम से क्यूरोसियो जलधारा। ये एक गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा होती है। वहीं इन दोनों क्षेत्रों में महासागरीय जल के द्वीपों से और महाद्वीपीय भाग से टकरा करके जल के जमाव होने से, जल भराव होने से
उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर रिलेटिवली इन दोनों विषुवत रेखीय जलधाराओं के मध्य में एक जलधारा का संचरण होता है जिसे प्रति विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। काउंटर काउंटर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जाना जाता है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जाना जाता है, इसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट जब तक सन का दक्षिण की ओर विस्थापन होता है तो विस्थापित होकर के 3 से 7 वर्षों में हम्बोल्ट जलधारा के साथ मिलकर इसके तापमान को बढ़ा करके अल नीनो जलधारा को जन्म देती है। वहीं साइबेरिया के क्षेत्रों से हिमगलन से उत्पन्न हुई एक जलधारा जापान के तट पर आकर के टकराती है। ठंडी जलधारा होती है, नाम होता है इसका ओयाशियो की जलधारा। ओयाशियो ओयासियो ओयासियो की जलधारा ओयासियो की जलधारा ये ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। और जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण जापान के तट पर मछली उत्पादन के लिए मछली मछली उत्पादन उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। अनुकूल स्थिति स्थिति उत्पन्न होती है। अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम यदि बात करें जहां पर क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा और ओयाशियो, जहाँ पे दोनों ये मिलती हैं, एक ठंडी और एक गर्म जलधारा, जहाँ पर इनका अभिसरण होता है, जहाँ पर ये मिलती हैं, वहां से पछुआ पवन के प्रभाव में, पछुआ पवन प्रवाह में एक जलधारा उत्तर पैसिफिक प्रवाह या उत्तरी प्रशांत जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा जलधारा की उत्पत्ति होती है, जलधारा उत्पन्न होती है। ये स्वभाव से गर्म जलधारा होती है, गर्म जलधारा होगी स्वभावतः। यही जब जलधारा आगे की ओर बढ़ती है, तट से टकरा करके नीचे कैलिफोर्निया तक आती है, कैलिफोर्निया तक आती है, कैलिफोर्निया तक आती है, तो इसे कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा शीत ऋतु के समय उष्ण दिखाता है, गर्म, शीत ऋतु के समय गर्म, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म में इसे ठंडी जलधारा के रूप में दर्शाया गया होगा मैप पर। जबकि शीत ऋतु में शीत ऋतु में शीत ऋतु में इसे ठंडी गर्म जलधारा, जबकि उष्ण ऋतु में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय सन के उत्तरायण होने पर यहाँ पर व्यापारिक पूर्वापवनों का प्रभाव होता है, और व्यापारिक पूर्वापवनें जब तट से दूर जा रही होती हैं, यानी कि अपतट पवनों के रूप में व्यापारिक पवनें व्यापारिक पवनें पवनें अपतट पवन के रूप में अपतट पवन के रूप में जब तट से दूर जाती हैं तो तट के जल राशि को आगे की ओर बढ़ाती हैं, जिससे जल स्तर में कमी आती है, और उस जल स्तर में कमी को भरने के लिए अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है। अपवेलिंग अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, और इस अपवेलिंग से जो ठंडा जल ऊपर की ओर आता है, वो ठंडा जल पुनः आगे की ओर धकेल दिया जाता है इन पवनों के द्वारा, और इस तरीके से कैलिफोर्निया के तट के समीप कैलिफोर्निया नाम की
कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है, ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। और हम यदि इस तरीके से नजर डालें तो ये क्लॉकवाइज यहाँ पर एक क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, पैसिफिक ओशन में उत्तरी गोलार्ध में एक क्लॉकवाइज परिसंचरण या सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जबकि जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एक एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज परिसंचरण देखने को, सर्कुलेशन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा महासागरीय जलधाराओं में। वैसे ही यदि हम आगे बात करें अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तुलना में स्पष्ट रूप से स्थलीय प्रभाव यहाँ दिखाई देगा और कहीं अधिक स्पष्टता के साथ यहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति हुई होगी। इक्वेटर, इक्वेटर प्रशांत महासागर की भांति यहाँ पर घूर्णन बल और महासागरीय जल के तापमान के प्रभाव में, महासागरीय जल के तापमान के प्रभाव में सबसे पहले उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा उत्तरी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी, ये गर्म होगी। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी। वहीं दक्षिणी सम्मिलित घूर्णन और तापमान जैसे सम्मिलित कारकों के सम्मिलित प्रभाव से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी। दूसरी जलधारा जो होगी वो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ये भी गर्म होगी, ये भी गर्म होगी। ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जब ब्राजील के तट से टकराएगी तो तट के ढाल का या तट के स्वरूप का अनुसरण करके दक्षिण की ओर अपवाहित होगी और इसी तरह के दक्षिणवर्ती अपवाह से ब्राजील की जलधारा की उत्पत्ति होगी। ये भी गर्म जलधारा होगी क्योंकि इसकी जल राशि जो होगी वो गर्म होगी। वहीं संपूर्ण ग्लोब पर पछुआ पवनों के प्रभाव से अंटार्कटिका के हिमगलन से उत्पन्न जल राशि का पश्चिम से पूर्व की ओर अपवाह होता है, जिसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये चौथी जलधारा होगी। चौथी देखेंगे इस महासागर की पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पछुआ प्रवाह ये ब्राजील की धारा आगे चल करके मिल जाएगी और यही अफ्रीका के तट से टकराकर जल राशि आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ के और ट्रेड विंड के प्रभाव में फिर जा करके ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा से मिल जाएगी। इस जलधारा का नाम पांचवी जलधारा होगी। इस जलधारा का नाम बेंगुएला की जलधारा
बेंगुएला बेंगुएला की जलधारा होगा। बेंगुएला की जलधारा बेंगुएला की जलधारा होगा। बेंगुएला जलधारा होगा। और इस तरीके से देखेंगे हम कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी एक एंटी क्लॉक परिसंचरण, एंटी क्लॉक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में महासागरीय जल का संचरण देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी विषुवतरेखीय और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधाराओं के जल मध्य में जल के संचरण से जल स्तर में वृद्धि से प्रति विषुवतरेखीय जलधारा की उत्पत्ति, प्रति विषुवतरेखीय यानी कि काउंटर काउंटर इक्वेटोरियल करेंट यानी कि छठे नंबर पे इसको अगर हम नंबर देना चाहें तो 6 नंबर पे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। 6 नंबर पे प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी। प्रति विषुवतरेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी। वहीं जब हम इससे ये जलधारा आगे की ओर बढ़ेगी तो इसकी एक शाखा कैरेबियन जलधारा के रूप में और दूसरी फ्लोरिडा करेंट और फ्लोरिडा के तट के बाद दोनों की संयुक्त धाराएं यानी कि फ्लोरिडा करेंट, दो सब ब्रांच हो जाएंगे इसके। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा के दो सब ब्रांच होंगे। एक का नाम होगा कैरेबियन जलधारा, कैरेबियन जलधारा, और दूसरी होगी फ्लोरिडा फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा। दोनों जब दो जलधाराएं जब मिल जाएंगी तो गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी। दो जलधाराओं के मिलने से, मैंने पहले ही बताया था उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति वाले क्षेत्र में उत्पत्ति के संदर्भ में बात की थी कि जब दो या दो से अधिक जलधाराएं एक साथ मिल करके चलें तो ऐसे दशा में स्ट्रीम कहते हैं उसे। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होगी। और आर्कटिक क्षेत्र में हिमगलन से आए जल स्तर में वृद्धि से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं, जिसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। जब लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक पर मिलेंगी, ग्रैंड बैंक, तो यहाँ मछली के उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी प्लैंक्टन्स के विकास से। और इनकी संयुक्त शाखा पछुआ पवन के प्रवाह में यूरोप की ओर बढ़ जाएगी, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जलधारा को उत्तरी अटलांटिक अपवाह या प्रवाह के नाम से जाना जाता है। प्रवाह या अपवाह के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या अपवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जलधारा ब्रिटिश आइलैंड के पहले इसकी एक जलधारा ऊपर की ओर इसी की एक शाखा आइसलैंड तक जाएगी। इसे इरमिंगर कहेंगे। इसे इरमिंगर के नाम से जानते हैं। इरमिंगर जलधारा। दूसरी बे ऑफ बिस्के
एक यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी होगी, यहाँ पे जलधारा चली जाती है, इसकी एक शाखा सब ब्रांच, और इसको रेनेल की जलधारा कहते हैं। रेनेल की जलधारा, रेनेल जलधारा, जलधारा। वहीं इसकी एक शाखा उत्तरी सागर से होते हुए नॉर्वे तक पहुंचती है, जिसे नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वेजियन जलधारा कहते हैं, जिसे नॉर्वेजियन जलधारा या नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन जलधारा, जलधारा कहते हैं या नॉर्वे की करंट कहते हैं। ये सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं होंगी, ये सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं होंगी, और ये जब यूरोप के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचेंगी तो वहां पर अपने साथ प्रचुर मात्रा में आर्द्रता लेकर के जाएंगी, और इन्हीं आर्द्रता से या इनकी आर्द्रता से वहां पे एक तो इनका जो यूरोप का या पश्चिमी यूरोप का तापमान है वो मॉडरेट कर दिया जाएगा, और साथ ही में इनके द्वारा ले गए गए जलवाष्प से प्रचुर मात्रा में रेनफॉल होगी। जब इन्हीं की एक शाखा सब ब्रांच यूरोप के तट से होते हुए अफ्रीका के तट तक अपवाहित होती है, जिसे कनारी की जलधारा कहते हैं, जिसे कनारी जलधारा कहते हैं। कनारी जलधारा, कनारी, कनारी की जलधारा, की जलधारा, कनारी की जलधारा स्वाभाविक रूप से ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। देख लेंगे क्यों होगी इसको। जब इनकी ये शाखा आगे की ओर बढ़ रही होगी तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पूर्वापनों का यहाँ पर प्रभाव होगा, और ठीक वही प्रक्रिया जो कैलिफोर्निया की जलधारा के संबंध में थी, यहाँ पर अपवेलिंग की प्रक्रिया से ठंडा जल ऊपर की ओर आएगा, और वो फिर ठंडा जल आगे की ओर इन पवनों के साथ या इन जलधाराओं के साथ पवनों के द्वारा धकेल दिया जाएगा, जिससे ठंडे जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा सतत रूप से, और ग्रीष्म ऋतु में इसका स्वभाव ठंडी जलधारा का हो जाएगा। ये थी हम लोगों ने देखा प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधारा और अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यहाँ भी एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं की। हिंद महासागर की जलधाराओं के संदर्भ में, हिंद महासागर के जलधाराओं के संदर्भ में यदि बात करें तो प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर की तरह यहाँ पर यानी कि हिंद महासागर में जलधाराओं का कोई स्पष्ट प्रतिरूप या स्पष्ट पैटर्न विकसित नहीं हुआ है। उसका कारण है कि हिंद महासागर को एक तो अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है, यानी कि यह एक तरफ, एक इसके उत्तरी भाग में यह कम से कम लगभग तीन या चार तरफ से, तीनों तरफ से, तीन तरफ से, एक तरफ अफ्रीका, दूसरी तरफ एशिया और तीसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया जैसे द्वीपीय या महाद्वीपीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। स्थलीय भाग से घिरा होने के कारण यहाँ पे उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं का कोई स्पष्ट पैटर्न या स्पष्ट प्रतिरूप विकसित नहीं हो पाता। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में जरूर स्पष्ट पैटर्न या स्पष्ट प्रतिरूप विकसित हुआ है, जहाँ पर विषुवत रेखा से नीचे, विषुवत रेखा के पैरेलल, विषुवत रेखा के पैरेलल जलधारा के संचरण को, जलधारा के संचरण को दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय, रेखीय जलधारा कहते हैं। जब यही जलधारा मेडागास्कर के समीप, मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के समीप पश्चिमी तट पर बहती है तो मेडागास्कर करेंट
के नाम से जानी जाती है, और सॉरी पूर्वी तट पे, और इसके पश्चिम से होकर के ये मोजाम्बिक करंट के नाम से आगे बढ़ती है। दोनों की संयुक्त शाखाएं जब आगे मेडागास्कर के पास आकर के मिल जाती हैं तो इन्हीं को अगुलहास कहते हैं। अगुलहास जलधारा, अगुलहास, अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा, जलधारा, अगुलहास की जलधारा। और इस अगुलहास की जलधारा के आगे ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से आकर के मिल जाती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास या 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर पछुआ पवनों के प्रभाव में तीनों महासागरों में विषुवत रेखीय जलधाराओं की भांति पाई जाती है। पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह। इनसे जब आकर के ये मिल जाती है तो ये आगे संयुक्त शाखा इसकी ठंडी हो जाती है और आगे यह ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जलधारा की उत्पत्ति का कारण बनती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी, जलधारा, ठंडी जलधारा होगी। उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु के समय पछुआ पवनें अपवाहित हो रही होती हैं, पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, तो ग्रीष्म काल में मौसमी मौसमी जलधारा के रूप में, मौसमी जलधारा के रूप में, मौसमी जलधारा के रूप में, जलधारा के रूप में दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा, अरे मानसून, मानसून, मानसून जलधारा की उत्पत्ति होती है, जलधारा की उत्पत्ति होती है। जबकि जबकि ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत जब रिट्रीट ऑफ मानसून का समय होता है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में ये बाहर की ओर आती हुई जलधाराएं उत्तर पूर्व के रूप में उत्तर पूर्व की ओर संचलित होती हैं, उत्तर पूर्वी पवनों के जैसी के दिशा में। तो यहाँ पे शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, जलधारा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। ये केवल मानसून पवनों की भांति जब तक ये मानसून पवनें अपने अस्तित्व में होती हैं, यानी कि शीत ऋतु में, तब तक इसका अस्तित्व होता है, अन्यथा नहीं। तो हम देखेंगे कि हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, तो हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में तो एक एंटी क्लॉक, एंटी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यानी कि प्रति विश्व, एंटी क्लॉकवाइज प्रति यानी कि घड़ी के विपरीत की दिशा में महासागरीय जलधाराओं का परिसंचरण या पैटर्न या प्रतिरूप विकसित हुआ है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ऐसा कुछ नहीं है। आज के लिए ये हम लोगों ने जल महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं, और उनका विभिन्न महासागरों में स्वरूप या सॉरी वितरण कैसा है, प्रतिरूप कैसा है, वो हमने इस चैप्टर में देखने का प्रयास किया। मैंने थोड़ा सा कंसाइज किया है, आगे कभी मौका मिला तो इसे डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना।